ये कहानी काफी आगे के वक्त की है जहां हर चीज मॉडर्न एडवांस है और इंसानों की सहूलियत के लिए आसपास की हर चीज एआई है जो इंसानों की मदद करेगी हर काम करने में। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिसे कंप्यूटर सिस्टम से बनाया जाता है जिसमें रोबोट आपके सारे काम करते हैं। ये भी इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये रोबोट की तरह काम करने वाली मशीनें होती हैं। कैसा भी काम हो इंसान जिंदगी का ये सब मुमकिन कर सकते हैं। अब इस एडवांस दुनिया में हम कहानी के मेन कैरेक्टर रिचल नाम की लड़की को देखते हैं। उसके घर की भी हर एक चीज एआई थी जो पूरे घर को यहाँ तक कि रिचल को भी चेक करके बताती है कि तुम्हारे घर की हर एक चीज बिल्कुल सेट है और तुम्हारी सेहत एकदम फिट है। जिसके बाद रिचल ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। ये जब ऑफिस गई तो हमें पता चला कि वो भी एक एआई मशीन्स बनाने वाली कंपनी में काम करती है और वो काफी अच्छी पोस्ट पर है। घर में हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जो एक ऐसा साइंटिस्ट है जो पेड़ पौधों के बारे में रिसर्च करता है, उन्हें उगाता है, लेकिन हर चीज एडवांस होने की वजह से उसका ये काम भी एआई ही करती है। रिचल के हस्बैंड ने एआई की मदद से अपने घर में बहुत सारे पौधे लगाए हुए थे और एक तरह का उसने ग्रीन हाउस बनाया हुआ था। क्योंकि एआई की वजह से वो फ्री ही होता है तो अब वो एक कॉलेज में पढ़ाने लगता है। लेकिन उसकी आदत इस एडवांस दुनिया में घुलने मिलने जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो अपने काम खुद करने का आदी था और ऐसे बार बार जब एआई उसके काम करते थे तो उसे अच्छा नहीं लगता था। अब रिचल जब अपने ऑफिस में थी तो वहाँ मीटिंग हो रही थी। यहाँ रिचल सबको बताती है कि मेरी टीम ने एक एआई बनाया है जो बिल्कुल आंख जैसा है। ये इंसान से सोचने की सहलियत और फैसले कैसे लेते हैं ये सीख रहा है क्योंकि आगे चल के ये इंसान के लिए असिस्टेंट या फिर हम ये कहें कि एक एडवाइजर के तौर पर काम करेगा जो इंसान को अच्छी बुरी चीज में मशवरे दिया करेगा। ये सुनकर एक और वर्कर को हैरानी हुई। वो कहती है कि ये तो सारे इंसानों के करने के काम हैं। अगर ऐसे इंसानों की जगह एआई ये काम करते रहे तो ऐसे तो ये इंसानों की जगह इस तरह ले लेंगे क्योंकि इंसानों की नौकरी भी यही किया करेंगे और इंसान तो बिल्कुल फ्री ही हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तब ये सुनकर इनकी सीनियर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमारी जगह लेने के लिए नहीं बल्कि हमारी मदद करने के लिए बनाए गए हैं। इंसान जहाँ है वो वहीं रहेंगे। फिर अब मीटिंग खत्म होने के बाद रिचल जब अपने ऑफिस जा रही थी तो उसकी बॉस उसे बुला लेती है और कहती है कि तुम पिछले 2 सालों से काफी अच्छा काम कर रही हो और अब हम तुम्हारी प्रमोशन करने का सोच रहे हैं, यानी तुम्हारी पोस्ट पर और तरक्की देने का। लेकिन वो देने से पहले हम तुम्हारी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं कि कहीं तुम्हारा भी फैसला अपनी फैमिली को बढ़ाने का तो नहीं, यानी बच्चा पैदा करने का। जो सुनकर रिचल को काफी हैरत हुई कि मेरी प्रमोशन का भला बच्चा पैदा होने से क्या ताल्लुक, लेकिन वो ये कहकर मना कर देती है अभी इस बारे में हमने सोचा नहीं। जिस पर उसकी बॉस कहती है कि मैंने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि हमारी कंपनी को तुम्हारी वजह से काफी फायदा हो रहा है, तुम काफी अच्छा काम कर रही हो, तो मैं नहीं चाहती कि जब तुम बच्चा पैदा करने का सोचो तो तुम्हें छुट्टियां लेनी पड़ जाएं। काम पर तुम्हारा रेगुलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर तुम बच्चा पैदा करना चाहती हो तो हमारे पास इसका दूसरा हल भी है। जो कहकर वो उसे आर्टिफिशियल वॉर्म सेंटर का नंबर देती है जहाँ पर मसनूई तरीके से बच्चे पैदा किए जाते हैं। यानी जैसे माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चा पलता रहता है उसी तरह आर्टिफिशियल वॉर्म में बच्चा पलता है और ये बिल्कुल माँ और बच्चा पैदा होने के प्रोसेस जैसा ही होता है। और अब जब रिचल उस सेंटर में गई तो वो सब कुछ देखकर और जानकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि अब उसका भी दिल माँ बनने का कर रहा था। इसलिए वो यहाँ अपना नाम भी लिखवा देती है क्योंकि जो आर्टिफिशियल वॉर्म बनाई जाती है वो हर वक्त नहीं होती बल्कि फीमेल्स के कहने पर अरेंज करवाई जाती है। अब अगले ही दिन रिचल के पास सेंटर से कॉल आ जाती है और उसे बताया जाता है कि आपके आर्टिफिशियल वॉर्म का इंतजाम हो गया है। जो सुनकर वो काफी खुश हो गई थी क्योंकि अब वो भी एक बच्चा हासिल कर लेगी। उधर रिचल का हस्बैंड जब कॉलेज में था तो वो बच्चों को एक दरख्त से फल तोड़कर देता है ताकि वो खा लें, लेकिन कोई भी उसे नहीं खाता इस वजह से क्योंकि वो नेचुरल कुदरती तौर पर दरख्त से उगा था, ना कि एआई की वजह से। जिससे यहाँ हमें समझ लगी कि ये लोग एआई में इतना खो गए हैं कि नेचुरल कुदरत को जैसे भूल ही गए हैं। अब रिचल आर्टिफिशियल बच्चा पैदा करने की खबर अपनी दोस्त को भी देती है जो सुनकर वो काफी खुश हो गई और पार्टी रखने का फैसला करते हैं। जिस पर रिचल कहती है मगर ये बात मैंने अभी तक अपने हस्बैंड को नहीं बताई क्योंकि वो इस एडवांस दौर में भी नेचुरल तरीके से चीजों को हासिल करने पर यकीन करते हैं। इस तरह चीजें हासिल करना उन्हें पसंद नहीं है क्योंकि उनका कुदरत पर बहुत यकीन है। अभी ये सोच में पड़ी ही थी लेकिन फिर अपने डॉक्टर के पास जाने का सोचती है जो और कोई नहीं बल्कि एक एआई डॉक्टर था जो किसी बड़ी सी आंख जैसा लग रहा था। रिचल उससे कहती है कि मैं आर्टिफिशियल वॉर्म से बच्चा कैसे पैदा करूं क्योंकि मेरे हस्बैंड कुदरती तरीके से ये सब चाहते हैं, यानी मैं खुद माँ बनूं और बच्चा पैदा करूं। जिस पर एआई डॉक्टर कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को समझाओ क्योंकि इस दौर में नेचुरल जैसी कोई चीज नहीं रह गई। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बच्चा कैसा पैदा हो रहा है, बस इस बात की खुशी मनाओ कि तुम लोग माँ बाप बनने वाले हो। जिसके बाद अब रिचल सब कुछ अपने हस्बैंड को बताने का सोचती है। शाम को जब वो घर आई तो बात करने अपने हस्बैंड के पास गई लेकिन वो देखती है कि अभी मेरा हस्बैंड काफी परेशान है। वो रिचल को भी अपनी परेशानी बताता है कि आज बच्चों ने दरख्त का फ्रूट नहीं खाया, पता नहीं कैसा दौर आ गया है, लोग नेचर से दूर ही हो गए हैं। अब ये सुनकर रिचल अपना मन बदल लेती है और फिलहाल उसे कुछ नहीं बताती। अगले दिन फिर वो वॉर्म सेंटर गई जहाँ पर और भी कई सारी औरतें आई हुई थी। तभी यहाँ वॉर्म सेंटर की हेड लिंडा आई जो सबको बताती है कि हमने ये सेंटर इसलिए खोला क्योंकि इस दौर में बच्चे बहुत ही कम पैदा हो रहे थे, लेकिन ये तरीका निकाल कर हम औरतों की मदद करना चाहते हैं ताकि बच्चा पैदा होने में कोई मसला ना हो।
जो कहने के बाद वो सबको एक पोर्ट कैप्सूल दिखाती है जो काफी बड़े अंडे जैसा लग रहा था, जिसके अंदर ही बच्चा रहेगा और 9 महीने तक ग्रो करेगा, यानी उसके अंदर ही फल फूल कर बड़ा होगा। और जब बच्चे के पैदा होने का वक्त आता है तो ये पोर्ट कैप्सूल उसके माँ बाप को दे दिया जाता है, जिसके बाद वो ये भी कहती है कि आप बच्चे से कोई बात करके, कोई गाना सुनाकर उससे कॉन्टेक्ट करने, जुड़ने की भी कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी कि बच्चे को खाना कैसे खिलाते हैं, और क्योंकि ये बच्चे के माँ बाप हैं तो पोर्ट कैप्सूल ये घर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये सब इन्हें बताने का मकसद ये था कि ये पूरा प्रोसेस असली जैसा ही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब लिंडा रेचल को कहती है कि अगर तुम ये प्रोसीजर शुरू करवाना चाहती हो तो पहले इसकी फीस भरनी होगी, जिस पर वो कहती है कि अब इसके लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए ताकि मैं अपने हस्बैंड से बात कर लूं। जिसके बाद वो पूरा जहन बना लेती है और आखिर घर आकर सारी बात अपने हस्बैंड को बता देती है कि मुझे आर्टिफिशियल वोम की मदद से बच्चा चाहिए, क्योंकि मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, तो नेचुरल तरीके से मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अब ये सुनकर उसके हस्बैंड को काफी बुरा लगा, क्योंकि एक तो वो इस तरीके के खिलाफ था और दूसरा कि रिचल ने अकेले ही ये फैसला ले लिया था। जिस पर वो कहती है कि मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये चीज मेरी प्रमोशन से जुड़ी हुई है। और अब इस बात को लेकर उनकी बहस होने लगी, लेकिन फिर रिचल अपना गुस्सा कंट्रोल करके अपने हस्बैंड से माफी मांगती है और ये भी कहती है कि हमें पहले मेरे एक दोस्त से मिलना चाहिए, क्योंकि उसने भी आर्टिफिशियल तरीके से ही बच्चा पैदा किया है। अगर उसके लिए सब ठीक रहा होगा तो हम भी ये कर लेंगे। इसके लिए उसका हस्बैंड मान गया और अगले ही दिन ये रिचल की दोस्त के घर आ जाते हैं, जहाँ उसकी दोस्त का हस्बैंड उन्हें हंसी मजाक में ये समझाने लगता है कि तुम आर्टिफिशियल वोम से बच्चे को कैसे उठाकर अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हो, जो देखकर रिचल के हस्बैंड को काफी अजीब लगा। फिर वो घर आकर रिचल से कहता है कि मैं ये फैसला इतनी जल्दबाजी प्रेशर में नहीं ले सकता, आखिर बच्चे का मामला है। जिस पर रिचल कहती है कि ऐसा करो, तुम मेरे एआई डॉक्टर से बात कर लो, वो भी तुम्हें ठीक ही बताएगा। अब उसके कहने पर रिचल का हस्बैंड एआई डॉक्टर से बात करता है, लेकिन वहाँ भी उसकी बहस हो गई, इसीलिए बात बीच में छोड़कर वो वहाँ से बाहर निकल आता है। रात को खाने के वक्त भी ये एडवांस जिंदगी से इंसानों पर पड़ने वाले असरात के बारे में बात करते हैं कि एआई की वजह से इंसान अब खुद से कोई काम नहीं करते, ऐसे तो वो आलसी बन जाएंगे। रात को ही रिचल के हस्बैंड को एहसास हो गया और वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये सब हमारी फैमिली के लिए ही कर रही हो, और अगर तुम्हारी खुशी आर्टिफिशियल तरीके से बच्चा पैदा करने में है तो मैं भी इसमें राजी हूँ। और अब वो भी आखिर इस फैसले के लिए राजी हो गया। फिर अगले ही दिन ये लिंडा से मिलने जाते हैं, जहाँ वो कहती है कि अगर आपको लड़का चाहिए तो उसके लिए हमें आपकी और ज्यादा मदद चाहिए, मतलब आप दोनों को अपने जिस्म की कोई चीज देनी होगी। जिस पर रिचल कहती है कि नहीं, जरूरी नहीं कि लड़का ही हो, अब बच्चा होगा या बच्ची, ये चीज हम नेचर पर छोड़ देते हैं। इसके बाद इनके लिए बच्चे का प्रोसेस शुरू हो गया, जो उन्हें स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। हर चीज ठीक थी, यानी 9 महीने के बाद इन्हें बच्चा मिल जाएगा, जो सोचकर ये काफी खुश हो जाते हैं। अब रिचल उस ऐप के जरिए बच्चे से कनेक्ट होने, जुड़ने की कोशिश करते हैं, जो उसे लिंडा ने बताई थी, जहाँ वो देखती है कि कुछ हफ्ते ही हो गए हैं लेकिन बच्चे की ग्रोथ अभी उतनी नहीं हुई, इस वजह से उसे परेशानी होने लगी। फिर रात को जब वो सो रही थी तो उसे एक सपना आया, जिसमें वो देखती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा पैदा हुआ है, जो कोई बेबी नहीं था बल्कि एक अंडा था। अब उसे ये सपना काफी अजीब लगा, जिसके बारे में वो अपने एआई डॉक्टर को बताती है, जिस पर उसका कहना था कि तुम्हारे इस सपने का मतलब यही हो सकता है कि अब तुम सच में माँ बनने वाली हो। इसके अलावा सपनों का ताल्लुक हमारी असली जिंदगी से नहीं होता, तो तुम इस पर ध्यान ना दो। अब 6 हफ्ते गुजर जाते हैं, जहाँ ये लोग वोम सेंटर में गए, देखते हैं कि इनके बच्चे की दिल की धड़कन चलना शुरू हो गई, जिससे इन्हें बहुत खुशी हुई। फिर लिंडा इन्हें इजाजत दे देती है कि ये पोर्ट कैप्सूल को अब अपने घर ले जा सकते हैं ताकि बच्चे से घुल मिल सके। घर लाकर रिचल का हस्बैंड पहली बार स्क्रीन में अपने बच्चे को देखता है, जिससे आज यहाँ उसे एहसास हुआ कि हमारा बच्चा आने वाला है, और बाप बनने की उसे बहुत खुशी होने लगती है। वो बच्चे से कनेक्ट होने लगा, जैसे उसे कहानियां सुनाता है, अपने ग्रीन हाउस में लेकर जाता है, लेकिन उसकी निस्बत रिचल इन सब से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस तरह बच्चा पैदा करके मैं ये सांस खो दूंगी कि प्रेग्नेंट होने पर क्या होता है। वो जब पूल में नहाने गई तो एक प्रेग्नेंट औरत को देखती है, जो रिचल का हाथ अपने बेड पर रखती है और उसे सांस करवाती है कि प्रेग्नेंट होकर औरत को कैसा महसूस होता है, जो देखकर रिचल को उसके लिए काफी अच्छा लगा, लेकिन अब उसे अपने ही फैसले पर पछतावा हो रहा था। फिर ये दोनों वोम सेंटर गए अपने बच्चे के बारे में और ट्रेनिंग लेने के लिए, जहाँ ये देखते हैं कि वहाँ आज कुछ बड़े बच्चों को लाया गया है जो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो खुद से कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, बल्कि वो एआई रोबोट्स को कह रहे हैं कि ये लिखो, जिस पर वो रोबोट्स लिख रहे थे। अब ये देखकर अक्सर माँ बाप को काफी हैरानी हुई, और फिर तभी यहाँ खड़ा एक लड़का पूछता है कि मेरा भतीजा आर्टिफिशियल वोम से पैदा हुआ था, लेकिन एक अजीब चीज, उसे आज तक एक भी सपना नहीं आया। जिस पर लिंडा कहती है कि हाँ, वो हमारी तरफ से ही हुआ है, हमने खुद उन बच्चों की कुछ चीजों पर लिमिटेशंस लगाई हैं ताकि बच्चे वो काम ना करें, लेकिन जल्द हम उन सब बच्चों के लिए हर चीज खोल देंगे। उधर रिचल हर वक्त परेशान रहने लगी थी, ये सोच करके कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया, जिस वजह से उसके काम पर भी असर पड़ रहा था। वो जिस तरह पहले अपने एआई की अरीन इन्वेंशंस इजाद कर रही थी, अब वो काम सुस्त हो गया था, जिस बात का उसे नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि ये रिपोर्ट सीधा उसके बॉस के पास जाती थी, जिससे उसे ये लग सकता था कि कोई इंसान टाइम पास कर रहा है या दिल से काम नहीं कर रहा है। अब रिचल का हस्बैंड अपने बच्चे को कॉलेज में भी लेकर जाता है, जहाँ उसे बहुत खुशी मिलती है। फिर उसका सीनियर आकर बताता है कि तुम्हारे ग्रीन हाउस की वजह से हमें बहुत पैसे देने पड़ते
करते हैं, तो अब से तुम्हें भी ये काम बंद करना पड़ेगा। जो सुनकर उसे काफी गुस्सा आ जाता है। अब वो जब घर आया तो रिचल ये सोचकर काफी परेशान होने लगी थी कि आखिर मेरा हस्बैंड बच्चे से कनेक्टेड है, लेकिन मैं क्यों नहीं हूँ। अपने इस सवाल का जवाब पाने के लिए ये दोनों एआई डॉक्टर के पास गए, जहाँ रिचल उसे अपना ये मसला बताती है, लेकिन क्योंकि वो एक एआई था तो यहाँ वो इंसानों के इमोशंस, जज्बात को समझ नहीं पाता कि किसी से कनेक्ट होना क्या होता है। इसलिए वो कहता है कि मुझे लगता है कि बच्चे में कोई मसला है, मुझे इसका इलाज करना चाहिए, तुम उसे कुछ दिन के लिए यहीं छोड़ दो ताकि मैं इससे कनेक्ट होकर ही समझ पाऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर अब इन दोनों को समझ आती है कि ये एआई है तो हमारे इमोशंस को समझ नहीं पा रहा, इसलिए हमारा जवाब इसके पास नहीं। जो सोचकर ये यहाँ से चले जाते हैं। रिचल का हस्बैंड कहता है कि इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, तुम भी बच्चे के साथ वक्त गुजारो, फिर कनेक्ट हो जाओगी। ये सोचकर रिचल पोर्ट को अपने पेट के साथ बांध लेती है और ऐसे अगले दिन वो ऑफिस चली गई, लेकिन उसे ध्यान नहीं रहता कि मेरे आगे पोर्ट बंधा हुआ है और वो गलती से सामने एक दरवाजे पे जाकर टकरा गई, जिस पर सभी सीनियर्स उसे ऐसे घूरने लगते हैं जैसे उसने पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर दी। अब थोड़ी ही देर के बाद रिचल की सीनियर उसे कहती है कि तुम्हें पोर्ट कैप्सूल को घर ही छोड़कर आना चाहिए था। जो कहकर वो उसे एक ऐसा कमरा दिखाती है जहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स पड़े हुए थे, जिनमें उन माओ के बच्चे थे जो सभी यहाँ पर वर्कर्स थी। सीनियर रिचल का पोर्ट भी जहाँ रख देती है, ये कहकर के ऑफिस में सब काम करने आए हैं, इसलिए माओ को इधर अपने बच्चों से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसी माएँ नहीं चाहिए जिसका ध्यान काम पर ना होकर अपने बच्चों पर हो। क्योंकि ये ऑफिस भी पूरा एआई था तो इंसान के जज्बात की यहाँ कोई कदर कीमत नहीं थी। अब कुछ दिन के बाद इन्हें अपना पोर्ट चेकअप करवाने के लिए सेंटर में लाना पड़ता है। एक दिन रिचल को फिर से सपना आया जिसमें उसने अपने बच्चे को उठाया हुआ था और वो समुद्र के किनारे रेत में घूम रही थी। उसने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। इस एहसास को महसूस करके उसे बहुत अच्छा लगा, जिसके साथ उसकी आंख खुल गई और अब उसे समझ आई कि मैं भी बच्चे से कनेक्टेड हो रही हूँ। और उसे ये अंदाजा भी हुआ कि मुझे इसमें नेचर की भी मदद लेनी पड़ेगी। इसलिए वो अपने घर में बने ग्रीन हाउस में जाती है और अपने हस्बैंड के लगाए पेड़ पौधों की खुशबू लेने लगती है। फिर एक गमला उठाकर घर के अंदर भी ले आई। उसके हस्बैंड ने जब उसे करते हुए देखा तो उसे भी काफी अच्छा लगा। अब जब रिचल ऑफिस जा रही थी तो उसकी बॉस एक बार फिर उसे पकड़ लेती है, पूछने लगी कि भाई क्या बात है, तुम्हारी तरफ से काम इतना सुस्त क्यों है, एआई बनाने में तुम काफी पीछे हो, तुम्हारा बच्चा तो ठीक है, कहीं उसकी परेशानी तो नहीं। जो सुनकर रिचल को काफी अजीब लगा। वो समझ जाती है कि मैं चाहे जो मर्जी यहाँ कर लूँ, लेकिन मेरी बॉस कभी खुश नहीं होगी, क्योंकि इन्हें इंसानों के रूप में ऐसे रोबोट चाहिए जो अपने इमोशंस को साइड पर रख के हर वक्त काम करते रहें। अब देखते ही देखते इनका बच्चा 8 महीने का हो जाता है। ये काफी खुश थे उसके साथ और वक्त गुजारने के लिए ये पोर्ट को घर ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन लिंडा इन्हें ये कहकर मना कर देती है कि आई एम सो सॉरी, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस स्टेज के बाद हम बच्चे के दिमाग और जिस्म की ट्रेनिंग करते हैं। असल में हम यहाँ एक रिसर्च भी करते हैं जिसके लिए बच्चों के दिमाग से डाटा ले लिया जाता है, जो हमारी रिसर्च में काम आएगा। जो सुनकर रिचल काफी चौंक गई थी और कहती है, मगर मैंने ऐसी किसी ट्रेनिंग के लिए हामी नहीं भरी थी, मेरी इजाजत के बगैर हमारे बच्चे के साथ आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। जिस पर लिंडा हंसते हुए कहती है कि ये सब आपके कॉन्ट्रैक्ट समझौते में था, आपने उस पर साइन किए थे, जिस पर साफ लिखा था कि हम यहाँ रिसर्च भी करते हैं और अब आपको बच्चा ले जाने के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हम बच्चे की डिलीवरी कुछ दिन पहले ही कर देते हैं, यानी बच्चा पैदा करके उसे पोर्ट से निकाल लिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक लंबी लिस्ट है जिन और औरतों ने अपने बच्चे पैदा करवाने हैं जिनके लिए हमें पोर्ट्स चाहिए। तो इसलिए अब ना चाहते हुए भी उन्हें ये बात माननी पड़ी। और अब वक्त के साथ साथ रिचल को समझ आने लगती है कि ये सब कुछ एक ट्रैप, जाल की तरह था, हमें फंसाने के लिए प्रमोशन के नाम पर आर्टिफिशियल तरीके से बच्चा पैदा करवाने का कहा गया, क्योंकि इस तरह वो लोग अपनी रिसर्च भी कर सकेंगे और हमारी कंपनी को गवर्नमेंट और बाकी बड़े अदारों से भी पैसे मिलेंगे। अब घर आकर दोनों ही काफी उदास थे, लेकिन उसका हस्बैंड रुकने वाला तो था नहीं। वो वापस सेंटर में आकर अपने बच्चे वाला पोर्ट चोरी छुपे उठा लेता है और सबकी नजरों से बचते हुए उसे घर ले आता है। और अब अपने बच्चे को वापस पाकर ही दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन इस रात रिचल को दोबारा सपना आया जिसमें उसका बच्चा पैदा हो गया है और अब वो एक मॉल में अपने बच्चे के लिए शॉपिंग कर रही है। अब नींद से उठने के बाद वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ इत्तेफाक करती हूँ, मैं भी अपने बच्चे को इस दुनिया में बड़ा नहीं करना चाहती, बल्कि नेचुरल तरीके से नेचर में बड़ा करना चाहती हूँ, जैसा तुम भी चाहते हो। इसलिए फैसला करती है कि यहाँ शहर से दूर जो गाँव में हमारा घर है, हम वहाँ चले जाएंगे जहाँ सब कुछ अभी तक नेचुरल है। लेकिन इससे पहले उसका हस्बैंड आखिरी बार लिंडा से बात करने जाता है, कहने लगा कि आप हमसे और ज्यादा पैसे ले लें, लेकिन बच्चा 9 महीने के बाद ही पैदा होना चाहिए, जिस पर वो मना कर देती है। इसलिए अब ये लोग गाँव वाले घर में ही जाने को सही समझते हैं और अगले दिन सफर पर निकल जाते हैं। इनका सफर काफी लंबा था, इन्होंने खूब एंजॉय किया, जिसके बाद ये अपने गाँव वाले घर में पहुंच जाते हैं। कुछ दिन इन्होंने यहाँ गुजारे और अब 9 महीने हो जाते हैं। एक दिन पोर्ट में ये देखते हैं कि बच्चा ऊपर नीचे हो रहा है, जिससे ये काफी खुश हो गए, क्योंकि अब कभी भी बच्चा पैदा हो सकता था। लेकिन उसी रात अचानक ही पोर्ट का सिस्टम बंद हो जाता है, जिससे रिचल काफी घबरा गई। तब उसका हस्बैंड तसल्ली देता है कि परेशान ना हो, ये पोर्ट 2 दिन तक भी बिना एनर्जी के भी रह सकता है, बेबी खुद ही कभी भी पैदा हो सकता है। फिर अगले दिन रात को जब ये सो रहे थे तो पोर्ट में से अचानक आवाज आने लगी, यानी कि डिलीवरी का वक्त आ गया था, जहाँ बच्चा पैदा होकर पोर्ट से बाहर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए इन्हें कोड डालना था, जो इन्हें याद ही नहीं था। ये परेशान हो गए, लेकिन इसका हस्बैंड दिमाग लगाता है। वो बड़े ध्यान से पोर्ट के ऊपर वाला हिस्सा तोड़कर
पर आखिरकार बच्चे को बाहर निकाल ही लेता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका बच्चा सही सलामत पैदा हो गया था। ये सीन काफी इमोशनल था, उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि आज आखिरकार वो माँ बाप बन ही गए थे और उनका लड़का हुआ था और अब ये वैसे अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं जैसे एडवांस दुनिया से पहले थी, यानी बगैर किसी मशीन के। कुछ दिन के बाद रिचल उस पॉट को बॉक्स में बंद करके सेंटर में भिजवा देती है और अब ये फैमिली क्योंकि पूरी हो गई थी तो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं, नेचर की खूबसूरती में एडवांस टेक्नोलॉजी के माहौल से दूर। और इसी के साथ इस कमाल की फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।